सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन। ये जो सब्जेक्ट होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और ये आज का क्लास 2 है, यानी कल हमने क्लास 1 में लेसन 1, ठीक है, मापन और मूल्यांकन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट देखे थे कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कल वाली वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, यानी हम सिंपल कहें तो नोट्स के थ्रू। ठीक है, और गाइस देखिए, आज हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरा लेसन 2 इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की टाइमिंग जो होती है 12 बजे होती है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लेट आती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 2 है इसका नाम है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। जैसे फ्रेंड्स, हमने कल जाना था कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए, अगर हम फिर से आपको कुछ शब्दों में बताया कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी परीक्षा देते हो, ठीक है, और परीक्षा देते हो और जो कॉपियाँ चेक हो जाते हैं यानी अंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, अंक दे दिए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। और जब उसका क्या किया जाता है कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे बोला जाता है ना कि हम फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, यानी मूल्यांकन करके, ठीक है, उसके बाद आप सभी को बताया जाता है कि आप फर्स्ट पे हो, आप सेकंड पे हो, आप थर्ड पे हो। तो इस तरीके से जो आपका मापन होता है, इसमें जो भी हम रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, वो अंकों के थ्रू देते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, हम उस परिणाम का अवलोकन करते हैं। और मापन में क्या किया जाता है, अवलोकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, हम ये देखते हैं कि क्या हमारे लिए संतोषजनक है या फिर असंतोषजनक, क्या इसमें कमी है, क्या अच्छाई है, पूरा हम फीडबैक लेते हैं। उसमें जो कमी होती है उसमें हम सुधार करते हैं। तो ये होता है मूल्यांकन और मापन में अंतर। ठीक है, अब आज भी हम लोग बहुत ही अच्छे से नोट्स के थ्रू ही समझेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कल वाले वीडियो नहीं देखा ना, तो सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, और गाइस देखिए, आप कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर आप कहेंगे तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे जो नोट्स है उसको मैं शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी प्रिपरेशन है, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, वो कर सके। ठीक है, और देखिए, हम लेसन 1 लेसन 2 एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर रहे हैं, ताकि आप सभी को क्लियरली के साथ और क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि लेसन 2 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में यही प्रश्न, इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये एससीईआरटी का बुक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा दिया है, लेकिन हम आप सभी को नोट्स के थ्रू बताएंगे तो बहुत ही कम में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये पहला जो प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा के लिए, भाषण की प्रेरणा के लिए, खाने पीने की प्रेरणा के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो वीडियो के एंड में मैं आप सभी को आंसर बताऊंगी। जब हम लोग खुद पूरा इस लेसन को मतलब स्टडी करेंगे, तब इसका आंसर खुद आंसर निकल जाएगा। मापन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मूल्यात्मक, तुलनात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मापन का संबंध किन किन गुणों से होता है, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पर एक लेख लिखिए। तो कुल सेकंड लेसन के कुल 8 प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
यहाँ पर ये हमने कल डिस्कस किया था मापन एवं मूल्यांकन, जिसमें हमने कल जाना था कि शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए लेसन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व में जानेंगे मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है, जिसमें आपने देखा भी था, ये प्रश्न पूछा था। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता क्या है, जो कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। तो ये केवल और केवल 4 यानी पहला टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता, जो कि 4 क्षेत्रों में आप सभी को बताना है, शैक्षिक, प्रशासनिक, अनुसंधान और सामाजिक दृष्टिकोण से। उसके बाद हम जानेंगे मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है और परीक्षण एवं मापन में क्या अंतर है। तो ये कुल टॉपिक है जो कि आज के इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, जो कि क्योंकि महत्वपूर्ण है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। अगर मूल्यांकन का परिभाषा भी पूछे ना, तो आप शिक्षा आयोग के द्वारा यानी शिक्षा आयोग मूल्यांकन पर क्या अपना मत देता है, आप इसके बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं कि शिक्षा आयोग के अनुसार क्या है मूल्यांकन। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो मूल्यांकन है क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जो संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित, क्योंकि जो मूल्यांकन होता है पहले से ही निर्धारित हमारा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम कर सकना, जो भी हमें प्रयास होता है हम पूरा उसमें कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा रिजल्ट आए बहुत ही अच्छा आए। और रिजल्ट आने के बाद भी मूल्यांकन किया जाता है कि क्या सही है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा जो हो जाएगी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है, ठीक है, और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप सभी का पूछा भी था कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, तो मूल्यांकन एक सतत व्यापक प्रक्रिया है, जो कि अभी हमने शिक्षा आयोग के द्वारा भी देखा। शिक्षा कार्य प्रारंभ होने के साथ ही, ठीक है, साथ ही साथ मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए गाइस, जैसे कि आप जब स्कूल में पढ़ने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे कि आप जैसे ही क्लासरूम में एंटर करते हैं, है ना, आपने क्लासरूम में एंटर किया और जो टीचर होता है वो जो कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, वो चाहे गिनती पढ़ा रहा हो, ठीक है, या टेबल पढ़ा रहा हो, यानी कुछ भी पढ़ा रहा है, तो क्या करता है, सबसे पहले तो वो बताता है, ठीक है, बताता है, फिर क्या करता है कि वो आपने पढ़ा, लेकिन साथ में वो क्या करेगा, आप मतलब वो खुद ये जानना चाहेगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया क्या बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं। तो क्या करेगा, 1-2 लड़कों को या हो सकता है सभी बच्चों को खड़े कराकर पूछता है, और आप सभी इससे अवगत भी हैं, है ना। तो क्या करता है कि स्टडी के साथ साथ जो मूल्यांकन होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो यह हमारा पहला लाइन क्लियर हो गया होगा कि मूल्यांकन एक सतत व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा कार्य प्रारंभ होने के साथ ही साथ मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। यानी सिंपल कहें, जैसे ही एक स्टूडेंट के लाइफ में वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उसके लाइफ में जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन कहता है कि अध्यापक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर, देखिए वही है, प्रश्नों के उत्तर, परीक्षणों पर प्राप्त अंकों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी आदि की सहायता से सत्र पर्यंत छात्रों का मूल्यांकन करता है। यानी वो मौखिक रूप से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, खेल के माध्यम से कोई प्रश्न पूछेगा, यानी जो भी उसको हेल्प मिल सके, जिसके भी यानी जो भी विधि हो उसको अपना कर क्या करेगा, बच्चों का मूल्यांकन करेगा। तो ये आपका हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन। देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता
निम्नलिखित स्थितियां हैं, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये पूछ सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित स्थितियां या कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कक्षा शिक्षण के समय, कक्षा शिक्षण के समय भी है, दैनिक पाठ की समाप्ति पर भी है, प्रकरण के शिक्षण के उपरांत भी है, माह के अंत में, वर्ष के मध्य और वर्ष के अंत। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है, देखिए आप बहुत ईजी है, जब आप क्लास, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जब आप क्लास में जाते हो तो उस टाइम भी मूल्यांकन किया जाता है आप सभी का। जब आप दैनिक पाठ यानी पूरे क्लास यानी पूरे दिन भर में आपने क्या पढ़ाया उसका भी मूल्यांकन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकरण, यानी आपने जो कोई टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे हम मूल्यांकन स्टार्ट किए हैं, मूल्यांकन पढ़ा रहे हैं, तो हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या आपको मूल्यांकन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया है या फिर नहीं। हम इसकी जांच करेंगे। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा साधन अपनाएंगे, कौन सा उपकरण अपनाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। तो इस तरीके से जो कुछ भी प्रकरण के बाद भी हम मूल्यांकन करते हैं, माह की, यानी हम ये भी देखिए टीचर के द्वारा बोला जाता है कि इस 1 महीने के बाद आप सभी का मूल्यांकन होगा कि क्या आपने सीखा। वर्ष के मध्य, आपने देखा भी होगा कि वर्ष के बीच में 6 महीने का, ठीक है, छमाही परीक्षा भी होता है, उसे हम मूल्यांकन कह सकते हैं, और वर्ष के अंत में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की स्थितियां है जिसको आप याद कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कक्षा शिक्षण के समय, और याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कक्षा शिक्षण के समय एक दिन में आपने क्या पढ़ा उसका मूल्यांकन, आपने जो प्रकरण पढ़ाया उसका मूल्यांकन, उसके बाद 1 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद मूल्यांकन, ठीक है। वर्ष के मध्य यानी 6 महीने के बाद, और साल भर के बाद जो परीक्षा होती है, आप इससे पहले ही अवगत हो। तो ये क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो, और 2 से 3 लाइन में इसके बारे में आप आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न 3 बातें सम्मिलित होती है। अब देखिए ये भी, क्योंकि शैक्षिक मूल्यांकन आप किसके द्वारा करवा सकते हो, संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। देखिए मैंने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप इसके बारे में आसानी से लिख सकेंगे और बहुत ज़्यादा डीप नहीं लिखना है। देखिए पहला है संस्थागत मूल्यांकन, यानी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ठीक है। जैसे आप इंस्टीट्यूट इवैल्यूएशन भी कह सकते हो। जैसे आपका क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, उसमें जो भी मेन यानी प्रधानाचार्य जो हो गए, जो भी बड़े आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपका मूल्यांकन करते हैं, और हर एक स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है। तो ये क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन में ही आता है। कक्षागत मूल्यांकन यानी जिस क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है और वो अगर मूल्यांकन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कक्षागत मूल्यांकन। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, जो भी आपने मूल्यांकन किया उसमें क्या कमी आई, ठीक है, क्या कमी आई, उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है, कौन कितना लेवल पर है, कितने स्तर पर है, इसकी हम जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फीडबैक यानी सिंपल, जो भी हमारा परिणाम आया, रिजल्ट आया, उसमें जो कमियां हैं और जो उस कमियों में जो हम सुधार करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठपोषण या फीडबैक कहते हैं। तो ये आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता खत्म हुआ। अब चलिए हम जानेंगे मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, और मूल्यांकन भी प्रशासन की प्रक्रिया का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। कोई कार्य तब तक आप उसको पूर्ण नहीं कह सकते हो जब तक उस कार्य के परिणाम को मूल्यांकन न कर लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप सभी को बताएं कि कोई मिस्त्री होता है, घर बनाता है ना, कोई मिस्त्री है, घर बनाता है, तो वो घर बनाते चला जाता है, वो तो अपना काम करता है, लेकिन जो घर का मालिक होता है, जब तक वो नहीं कहेगा कि ये सही है ना, आपने सही बनाया, तब तक उस कार्य को आप पूरा नहीं कह सकते हो, कंप्लीट नहीं कह सकते हो कि 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही कहा गया है कि मूल्यांकन का प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, यानी उस कार्य को तब तक, कोई भी ऐसा कार्य है तब तक उसको हम पूर्ण नहीं मानेंगे जब तक उस रिजल्ट को हम ये ना मान लें कि इसमें कुछ कमी तो नहीं,
ठीक है, उस परिणाम के बारे में हम मूल्यांकन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सही है या फिर नहीं। जैसे कि आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद आपने अपना काम तो कर दिया, आपने आंसर लिख दिया, लेकिन जो चेक करने वाला होता है वो कॉपियों का मूल्यांकन करता है कि आपने कहीं कितना सही और कितना गलत लिखा, तो वही तो होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर यही है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, इसके बारे में आप लिख सकते हो। और उसके बाद देखिए, शिक्षा प्रशासन की सफलता उसके कुशल नेतृत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी प्रशासन। ठीक है, प्रशासन यानी शिक्षा प्रशासन की सफलता उसके कुशल नेतृत्व तथा निरीक्षण दक्षता आदि गुणों पर भी निर्भर करता है। यानी कोई लोग हैं या जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक नेतृत्व करने वाला होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेतृत्व के अंतर्गत 3 बातें आती है। एक तो होता है निर्णय करना, एक होता है निर्णयों को घोषित करना, और एक होता है निर्णयों को व्यवहार में लाना। जैसे कोई समस्या होता है या आप अपने लाइफ में कुछ निर्णय लेना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो, तो क्या होता है, एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो आपके समस्या जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सके। यानी निर्णय करना, वो निर्णय करेगा, निर्णयों को घोषित करेगा, और साथ में जो भी आपने निर्णय लिया, ठीक है, वो आपके व्यवहार में लाने का प्रयत्न करेगा। तो ये क्या है, आपका मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन था कि मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता। फ्रेंड्स, अनुसंधान आप नाम सुने भी होंगे। अनुसंधान यानी क्या, रिसर्च। यहाँ पर देखिए, रिसर्च जो होता है ना, यहाँ पे ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो जैसे हम सिंपल, आप अपना फोन चलाते होंगे तो अगर हमें कुछ भी ढूंढना होता है तो हम सर्च करते हैं, हम वहाँ पे रिसर्च का ऑप्शन नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप पहली बार ही सर्च करते हो, पहली बार ही कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन रिसर्च जैसे कि साइंस जो होता है ना, जो साइंस में जो कुछ भी परीक्षण होता है तो उसमें क्यों नाम आता है रिसर्च, यानी उसमें बार बार प्रयास किया जाता है, पुनः अन्वेषण किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अनुसंधान का मतलब हमने बताया। अब मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये भी लिखा है साथ में कि अंग्रेजी भाषा का रिसर्च 2 शब्दों से यानी री तथा सर्च से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज या पुनः अन्वेषण। ठीक है, या पुनरावृत्ति भी आप कह सकते हो, बार बार उसी चीज को खोजना, उसके बारे में जानने का प्रयास करना। जैसे इतिहास में अन्वेषण, क्योंकि हर एक जो हमें जानकारी मिली है वो खोज से ही प्राप्त होती है ना। यहाँ पर इसके पूरे नाम में ही यानी रिसर्च में ही इसका पूरा मतलब या आप कह सकते हो इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए आर, यानी इसका होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। यानी हम सिंपल कहें तो अगर हम किसी भी बारे में कुछ भी ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो हम तार्किक ढंग से चिंतन करेंगे या तर्क लगाकर करेंगे। उसके बाद देखिए ई, यानी एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी हम परिश्रम के साथ उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी वस्तु के बारे में उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसका खोज नहीं कर सकेंगे। एस यानी सर्च ऑफ सोल्यूशन, समाधान का खोज। ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद फिर ई है यानी एक्सोहार्टनेस। ठीक है, एक्सोहार्टनेस मतलब होता है शुद्धता, निश्चितता रहता है। उसके बाद एनालिटिकल व्यू, यानी हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से भी देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि जो हमने ढूंढा क्या सही है या फिर नहीं। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, यानी तथ्यों से संबंध। उसके बाद सी से हो जाता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी आलोचनात्मक निरीक्षण। उसके बाद एच से होता है ऑनेस्टी इन वर्क, यानी ईमानदारी के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान का सिंपल हो जाता है कि यह क्या है, एक नवीन शाखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शैक्षिक अनुसंधान यानी जो कुछ भी शिक्षा से रिलेटेड होता है, ठीक है, अगर किसी बच्चों का मूल्यांकन कर रहा है तो हम बहुत ही अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, तभी तो हम उसकी कमी को जानेंगे। ठीक है, मूल्यांकन यानी हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, खोज के द्वारा ही करेंगे। तो इस तरीके से शैक्षिक अनुसंधान का यही मतलब हो जाता है और इसका परिभाषा हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, एक बुक है, इसमें क्या है कि जो भी समस्या होता है, समस्याओं के हल एवं शिक्षा में मूल्यांकन की मुख्य विधियों का सर्वेक्षण किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यहाँ और भी दिया है जैसे कि मूल्यांकन के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण कौन कौन से, अन्वेषण प्रपत्र यानी इंक्वायरी फॉर्म में क्या क्या आ जाता है, प्रश्नावली आ जाता है, ठीक है, चेकलिस्ट आ जाता है, निर्धारण आ जाता है, यानी ऐसे कौन कौन खोज के उपकरण हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा जो है वो है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का और सामाजिक भावनाओं का विकास किस हद तक होता है या हो रहा है, इसके लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता 100% पड़ती है। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं समाज में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर हम नहीं जानेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे कि समाज किस वर्ग का है या किस तरीके का, यहाँ पर कितनी ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण में समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना है। और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, देखिए, एक व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा के द्वारा हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो उसके शिक्षा के द्वारा क्या क्या, एक तो आदर्श, विश्वास, मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं, आकांक्षा, प्रथाएं, यानी समाज में इतनी होती है और एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और किसके द्वारा होगा, तो शिक्षा के द्वारा। और हमें कैसे पता चलेगा, तो मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा। तो इसलिए समाज के अगर हम कहें तो समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है और इसका हमें समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है वो है मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का महत्व आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जब इसका आपने परिभाषा जान लिया तो मूल्यांकन का महत्व यानी मूल्यांकन का अभिप्राय अर्थात मूल्य का अंकन करना, उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए, शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए, शिक्षण में जो भी कमी है उसके सुधार के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मापन एवं मूल्यांकन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। अब जैसे कि हम जानते हैं मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मापन, जैसे कि हम कोई भी रिजल्ट को अगर हम देना हो तो हम अंकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और मूल्यांकन क्या होता है कि जो भी अंक प्राप्त होता है उसका हम अवलोकन करते हैं, ठीक है। यानी अधिकतर लोग, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि अधिकतर लोग मापन तथा मूल्यांकन को एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मापन का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। सुबह उठने से पहले शाम तक मापन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, हम मापन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए गाइज, हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ की अगर हम कहें तो जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले टाइम की ओर देखते हैं कि टाइम कितना हुआ। तो हम कहेंगे 7 बजा, तो यहाँ पे 7 बजे या 8 बजे, तो हम यहाँ पे अंक का यूज किया, यानी इसका रिजल्ट क्या आया, 7, ठीक है। हमें स्कूल कब जाना है, टाइमिंग के साथ बताएंगे। हमारा स्कूल कितने दूर पर है, कितना किलोमीटर है, हम टाइमिंग के साथ। हमारे कुल घंटे कितने हैं, हमारा पहली घंटे कितने टाइम पर लगता है, ठीक है। यानी हमारा जो भी टाइम होता है, यानी हमारा जो डेली का रूटीन होता है, हम सबसे ज़्यादा मापन का ही यूज करते हैं। किसी भी चीज़ को हम मापते हैं या बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मापन और मूल्यांकन दोनों एक कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो मापन होता है ना, मूल्यांकन का एक अंग मात्र होता है। यानी मूल्यांकन में मापन भी आ जाता है, लेकिन इन दोनों को एक कहना ये बिल्कुल गलत है ना। उसके बाद देखिए, मापन एक केवल बालकों की उपलब्धियों के बारे में जानने का साधन है, लेकिन मापन से मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है। यानी हम सिंपल कहें तो मापन जो होता है केवल माप कर किसी भी वस्तु की मात्रा गुण को वो माप कर बता देगा, ये नहीं कहेगा कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो जो भी रिजल्ट होगा, जो भी माप कर दिया होगा, उसका अवलोकन करेगा, है ना। तो ये इन दोनों में अंतर हो जाता है। और मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही सम्मिलित है। यानी हमने बोला कि मूल्यांकन का क्या है, मापन अंग है, तो इसमें मापन भी है और जांच दोनों ही है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम परीक्षण और मापन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। हमें मापन के बारे में पता है, मूल्यांकन के बारे में पता है। अब एक नया शब्द आया है, परीक्षण।
तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि जिस तरीके से हमने मापन और मूल्यांकन किया, जो भी उसमें साधन, जो भी उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, जो भी हमारा माध्यम होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम कहें तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है वही परीक्षण कहलाता है। और यहाँ पर परीक्षण क्या है, एक व्यापक शब्द है। आपने सुना भी होगा कि हमारा परीक्षण हो रहा है या ट्रेनिंग हो रहा है ना। आपने देखा भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डीएलएड कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आप डीएलएड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, यानी आपका परीक्षण हो रहा है, आप परीक्षण ले रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका मापक और मूल्यांकन इनमें आ जाता है, यानी परीक्षण में ही मापन और मूल्यांकन आ जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट भी है, मापन क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें मापन का प्रयोग, ये अंतर है। ठीक है, ये मापन के बारे में और इधर परीक्षण के बारे में। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक या शोध कार्यों में किया जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति की आईक्यू लेवल को जानना होगा तो मनोवैज्ञानिक जानते हैं ना कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के आईक्यू लेवल को जान सकते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। आपने देखा भी होगा किसी व्यक्ति अगर मेंटली प्रॉब्लम होता है तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शोध करते हैं। तो यानी इसमें क्या होता है, व्यापक होता है। लेकिन जो परीक्षण होता है इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है। उसके बाद देखिए मापन में क्या होता है कि हम सामान्य प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें समय भी नहीं लगता है, ये भी एक इसमें मापन की खासियत है। और ये क्या होता है ना, जो परीक्षण होता है व्यक्ति विशेष के, यानी जिस तरीके के व्यक्ति होंगे उसी टाइप से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद देखिए इसमें जो भी रिजल्ट होता है वो संख्यात्मक रूप से प्रदान किया जाता है। लेकिन जो परीक्षण होता है कि यहाँ पर हम सिंपल कहें, जबकि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों का मानकीकृत करके प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी आपका रिजल्ट आया हम उसका परीक्षण करते हैं। जिस तरीके से मूल्यांकन है ना, उसी का हम परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका मापन होता है यह भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरण से की जा सकती है। लेकिन जो परीक्षण होता है स्वयं के उपकरण द्वारा, यानी हम जो भी आपका मापन और मूल्यांकन ये दोनों तो हो गया, लेकिन आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट आया हम इसका परीक्षण किए क्या सही है या फिर नहीं। तो ये परीक्षण और मापन में अंतर है। और यहाँ पर ये जो सेकंड चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी के साथ उसका आंसर कर सकेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों के लिए उपयोगी है। अब खुद आप आंसर करेंगे, शैक्षिक प्रगति के लिए की प्रेरणा के लिए, या भाषण की प्रेरणा के लिए, या खाने पीने की प्रेरणा के लिए, या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा शैक्षिक प्रगति के प्रेरणा के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो है मापन होता है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा हमने कल पढ़ा था मात्रात्मक और गुणात्मक, क्योंकि यहाँ पे आप गुणात्मक नहीं टिक लगाएंगे, क्योंकि मापन में क्या होता है केवल हम मात्रा या कुछ मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मात्रात्मक, यहाँ पे थोड़ा गलत थोड़ा करके दिया है तो, लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा मात्रात्मक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि मापन का संबंध किन गुणों से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मापन का संबंध उसकी हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है, ठीक है, या कितने किलोमीटर का है। तो ये क्या है, इनके गुण होते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो मूल्यांकन एक सतत यानी व्यापक प्रक्रिया है जिसमें जो भी रिजल्ट परिणाम होता है हम उसका अवलोकन करते हैं, क्या गलत क्या सही। ठीक है, शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा मूल्यांकन का महत्व है। जो भी बच्चे होते हैं हम उनका रिजल्ट का, यानी जो भी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, हम ये देखते हैं कि क्या उन्होंने जो भी उपलब्धि प्राप्त की है क्या उनके स्तर पर है, क्या इसके बारे में उनको जानकारी है भी या नहीं। हम उनका फीडबैक लेंगे, जो भी उसमें कमी होगी उसमें सुधार लेंगे। तो बच्चे को प्रेरित करता है, सीखने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। जो भी आपका प्रकरण होता है उस पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, सो फ्रेंड्स मापन और मूल्यांकन जो होता है, मापन आप सिंपल कह सकते हो कि जो भी इसमें रिजल्ट होता है, जो भी किसी भी व्यक्ति या गुण को हम गणितीय अंकों द्वारा उसका परिणाम बताते हैं। लेकिन जबकि मूल्यांकन क्या होता है, यह एक सतत प्रक्रिया होता है
जो भी परिणाम होता है हम उसका अवलोकन करते हैं। मापन में समय यानी जो भी प्रश्न होता है, सामान्य प्रश्नों का उत्तर आंसर दिया जाता है, लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, जो कोई भी प्रश्न होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। उसके बाद देखिए मापन में क्या होता है, समय की बचत होती है, लेकिन मूल्यांकन में समय, या आप कह सकते हो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है ना। शैक्षिक मूल्यांकन सिंपल अगर हम कहें तो यानी जैसे कि हमने जाना था कि एक स्टूडेंट है, वो किस टाइप से शिक्षा को ग्रहण कर रहा है ना, जो कुछ भी उसने सीखा क्या सही ढंग से सीखा या नहीं, उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान यानी रिसर्च, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल 8 प्रश्न थे और आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन 2 पूरा ख़त्म हुआ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो तो फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास इन्फॉर्मेशन या जो भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है नोट्स के द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।